अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, तो कल आपने इमल्जन की थ्योरीज जो है वो इस स्लाइड तक कर दी थी। ओके, प्रिपरेशन ऑफ इमल्जेंस हमने स्टार्ट करना है। प्रिपरेशन ऑफ इमल्जेंस, तो प्रिपरेशन ऑफ इमल्जेंस में सबसे पहले हमने सिलेक्शन देखनी है इमल्सिफायर की। सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफायर, इमल्सिफाइंग एजेंट जिसका कि हमने सारा मैकेनिज्म वगैरह देखा है, उसकी थ्योरीज भी जो है वो स्टडी की हैं, इसलिए उसकी सिलेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है इमल्जन की प्रिपरेशन में। इसलिए हमें ये देखना है कि कंपेटेबल होना चाहिए इमल्सिफाइंग एजेंट। इस तरह की कंपेटेबिलिटी उसकी हो कि वो इंटरफेयर ना करे दूसरे इंग्रेडिएंट्स की स्टेबिलिटी के साथ, और ना सिर्फ ये कि दूसरे इंग्रेडिएंट्स की स्टेबिलिटी को इंटरफेयर ना करे इमल्जन में, बल्कि जो इमल्सिफायर की अपनी स्टेबिलिटी है वो भी इंटेक्ट रहनी चाहिए इमल्जन में। इमल्सिफाइंग एजेंट की अपनी स्टेबिलिटी भी इंश्योर्ड होनी चाहिए कि जब वो का इमल्जन सिस्टम का वो पार्ट बनेगा, हिस्सा बनेगा, उस सिस्टम में वो स्टेबल जो है वो रह सकेगा। तो कंपेटिबिलिटी उसके सिस्टम के साथ होनी चाहिए, अपनी सेल्फ स्टेबिलिटी उसके सिस्टम में रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ इंटरफेयर ना करे वो किसी दूसरे इंग्रेडिएंट्स की स्टेबिलिटी के साथ। देन नॉन टॉक्सिसिटी जिस भी पर्पस के लिए वो इंटेंडेड है, ओरली यूटिलाइज किया जाएगा इमल्जन या टॉपिकली यूटिलाइज की जाएगी इमल्जन, किसी भी तरह से वो टॉक्सिक जो है वो ना हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ओरली भी ना हो, और अगर किसी रूट से भी दूसरे रूट से भी दिया जा रहा है तो टॉपिकल रूट की जो टॉक्सिसिटी हो सकती है, एलर्जी वगैरह, वो भी उसमें मौजूद ना हो, और ओरली भी किसी तरह की उसमें टॉक्सिसिटी मौजूद नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर, टेस्ट और कलर जो है वो मिनिमम होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। बहुत हेवी टाइप की इसमें ऑर्डर, टेस्ट या कलर्स जो है वो मौजूद नहीं होना चाहिए इमल्सिफायर में। ओके, तो इस स्लाइड में और प्रीवियस स्लाइड में क्या डिफरेंस है? सर इसमें थोड़ा डिटेल में लिख दिया है, डिटेल में फोन पे लिख लिखना। दिया है। राइट। तो यहाँ ये दो स्लाइड इसलिए बनाई गई हैं, या मैंने कम से कम इसलिए बनाई है कि अमूमन एग्ज़ाम्स में एक इशू ये भी आता है कि स्टूडेंट अगर इस स्लाइड की एज इट इज़ कॉपी मार के आ जाता है, तो इस स्लाइड में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिस तरह से लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स अपनी मीनिंग्स में कंप्लीट नहीं है जब तक कि इन पॉइंट्स को एलाबोरेट ना किया जाए। यानी कि अगर ये स्लाइड में आपको इसी तरह से प्रोवाइड करता और इस स्लाइड में जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनको अगर मैं एक्सप्लेन ना करता, तो आपके लिए इन पॉइंट से मैसेज लेना वो मुश्किल था। पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट से मतलब असल में है क्या। ऑर्डर, टेस्ट और कलर, इन तीन चीज़ों से रिलेटेड क्या बात हो रही है, इनकी आपस में किसी कंपेटेबिलिटी की बात है, किसी स्पेसिफिसिटी की बात है, कम होने की बात है, ज़्यादा होने की बात है। तो इस स्लाइड में जो पॉइंट्स हैं, इनसे मैसेज क्लियर नहीं जाता जब तक कि इनको एक्सप्लेन ना किया जाए। राइट। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि स्लाइड्स की एज इट इज जो है वो काफ़ी मांगता है, बगैर सोचे समझे कि उसका पॉइंट या उसका जो मैसेज है एज एन आंसर टू द क्वेश्चन वो क्लियर जा रहा है, वो कंप्लीट जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ऐसी सूरत में
ये जवाब इनकम्प्लीट ही समझा जाएगा और ऑब्वियसली उसके मार्क्स वो नहीं मिलेंगे जो कि एक स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसको मार्क्स मिलना चाहिए। तो ये एक डिफरेंस होता है जहाँ पर कि स्लाइड में बात कंप्लीट सेंटेंस में लिखी हो, मैसेज उससे कंप्लीट निकल रहा हो, और जहाँ इनकम्प्लीट बात लिखी हो, सिर्फ एज अ हेल्पिंग एड के तौर पे पॉइंट्स लिखे हुए हो जिनको कि एलाबोरेट किया जा रहा हो, लेकिन अगर इनको एक्सप्लेन किए बगैर एज इट इज लिख दिया जाए तो उनसे कोई मैसेज नहीं निकलता। अच्छा जी, अब प्रिपरेशन ऑफ इमरजेंस में हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, इसमें से एक मेथड है हमारे पास कॉन्टिनेंटल और ड्राई गम मेथड। कॉन्टिनेंटल और ड्राई गम मेथड जी, इसके फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि 4 पार्ट्स लेते हैं ऑयल के और 1 पार्ट लेते हैं हम गम के। तो यहाँ ये अज्यूम कर लीजिए कि हम लोग ऑयल इन वाटर की इमल्जन बना रहे हैं, ऑयल इन वाटर। 4 पार्ट्स ऑयल के और 1 पार्ट गम के। गम से भी मीन इमल्सिफाइंग एजेंट्स जिसमें कि अकेशिया, टेरेगाकेंथ, एगार एंड पेक्टिन, ये सारी तकरीबन गम्स में शामिल होती हैं क्योंकि जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं इनकी सोर्सेज ज़्यादातर नेचुरल सोर्सेज से रहती है, ऑर्गेनिक सोर्सेज से रहती है। तो कलेक्टिवली हम इनको गम्स भी कहते हैं, जिसमें टेरेगाकेंथ, एगार है, ग्वार गम भी इसमें आ सकती है, दूसरी गम्स जितनी भी हमारी नेचुरल सोर्सेज की वो इसमें शामिल हो सकती है। तो दो नाम है इस मेथड के, कॉन्टिनेंटल या ड्राई गम मेथड। ड्राई गम हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में गम के साथ हम वाटर यूज नहीं कर रहे हैं। 4 पार्ट्स ऑयल के ले रहे हैं और 1 पार्ट जो है वो गम का ले रहे हैं। इसको हमने ट्रैचुरेट किया है, करना है वेजवुड में या पोर्सलिन मोटर में। वेजवुड जो कि वुड टाइप की मोटर होती है, कोई भी मोटर हो, ये इंश्योर करना है कि उसकी जो सरफेस है वो रफ होनी चाहिए। अगर रफ सरफेस नहीं होगी तो ट्रैचुरेशन नहीं हो सकेगी, जो पार्टिकल साइज रिडक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। इसलिए रफ सरफेस वाली मोटर्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं। नहीं जी, थर्ड स्टेप में जब ट्रैचुरेशन हो गई तो ट्रैचुरेशन होने के बाद 2 पार्ट्स हम ऐड करते हैं इसमें वाटर के। तो 4 पार्ट्स ऑयल के, 1 पार्ट गम के और 2 पार्ट्स वाटर के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी इमल्जन में टोटल 40 एम एल ऑयल का यूटिलाइज करना था, 40 एम एल, तो ये 40 एम एल के अगेंस्ट जितने 2 पार्ट्स बनेंगे वाटर के और 1 पार्ट बनेगा गम का, यानी कि 40 एम एल ऑयल, 20 एम एल वाटर और 1 ग्राम गम का। ठीक है, ये 1 ग्राम बनेगा या शायद 10 ग्राम बनेगा, या बुक चैप्टर से कंफर्म कर लीजिएगा। ओके जी, देन फोर्थ स्टेप में वाटर ऐड करने के फ़ौरन बाद इमीडिएटली और रैपिडली एंड कंटिन्यूसली उसको ट्रैचुरेट करना है, मिक्स करना है ट्रैचुरेशन के साथ। ठीक जी, तब तक उसको ट्रैचुरेट करना है जब तक कि एक क्रीमी वाइट प्रिपरेशन नहीं मिल जाती और जो मोटर पर पेसिल मूव करने का जो साउंड है उसमें क्रैकलिंग साउंड जब तक नहीं आ जाता, क्रैकलिंग साउंड। इन सारे स्टेप से मिलकर हमारे पास बन जाएगी प्राइमरी इमल्जन। ओके, ये कहलाएगी हमारे पास प्राइमरी इमल्जन। अब इस प्राइमरी इमल्जन में हम मज़ीद इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं जो कि एक्सटर्नल फेज में के साथ मिसेबल है, या एक्सटर्नल फेज चूँकि हमारा यहाँ पर वाटर है तो उस वाटर के साथ उसकी सॉल्यूशन बना के वो सॉल्यूशन भी ऐड की जा सकती है। दोनों काम हो सकते हैं, या तो इंग्रेडिएंट्स जो है वो डायरेक्ट प्राइमरी इमल्जन में ऐड कर दिए जाएंगे, या उन इंग्रेडिएंट्स की सॉल्यूशन बना के, अगर वो एक्सटर्नल फेज में उनकी सॉल्युबिलिटी है तो सॉल्यूशन बना के उसको प्राइमरी इमल्जन में ऐड कर देंगे। प्राइमरी इमल्जन में ऐड करके उसे ट्रांसफ़र कर देंगे हम एक ग्रेजुएट इक्विपमेंट में, जिसमें कि हम मेजर कर सकें कि कितने लेवल तक हमने उसका वॉल्यूम मेकअप करना है वो डिटरमाइन किया जा सके। ग्रेजुएट में ऐड करके लास्ट में हमने अल्कोहलिक कंटेंट्स ऐड करना है। अल्कोहलिक कंटेंट किसी भी तरह का जो होगा वो ऑयल इन वाटर इमल्जन में हमने लास्ट स्टेज पे जाके ऐड करना है, तकरीबन जितना लास्ट पॉसिबल हो सके उतना लास्ट में। द रीज़न बीइंग कि अगर हम
अल्कोहलिक कंटेंट या अल्कोहलिक कोई सॉल्यूशन हमने बना रखी है जिसमें कोई दूसरे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, अगर हम उसको स्टार्टिंग में ही ऐड कर देते हैं जहाँ पर के वाटर कंटेंट जो है वो कम हो अल्कोहलिक कंटेंट से, तो ऐसी सूरत में जो कंपोनेंट्स हो सकते हैं अल्कोहलिक कंटेंट में वो प्रेसिपिटेट हो जाने के चांसेस मौजूद होते हैं। इसलिए अल्कोहलिक कंटेंट को लेकर जाएंगे लास्ट में। ग्रेजुएट में इसको ऐड कर दिया 6 स्टेप पे, 7 स्टेप में अल्कोहलिक कंटेंट अगर कोई ऐड करना है तो वो ऐड कर दिया। देन जिस मोटर एंड पेसल में हमने ट्रैचुरेशंस वगैरह की हैं, जो भी इक्विपमेंट हमने यूटिलाइज किया है मिक्सिंग वगैरह के लिए, उसकी वॉशिंग करनी है एक्सटर्नल फेस के साथ जी। एक्सटर्नल फेस के साथ उसकी वॉशिंग करके और वही जो हमारा लिक्विड है उसी लिक्विड के साथ उसी एक्सटर्नल फेस के साथ इसको यूटिलाइज किया गया है मोटर एंड पेसल की वॉशिंग करने के लिए, उसके साथ हम वॉल्यूम मेकअप कर देंगे इसको। ठीक है जी, तो यही वजह है, यही वजह जो कैलकुलेशन है इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की, इसी वजह से इस मेथड को 4:2:1 मेथड भी कहा जाता है। अल्टरनेट नेम कॉन्टिनेंटल और ड्राई गम मेथड का अल्टरनेट नेम 4:2:1 मेथड भी है, जिसमें 4 हिस्से ऑयल के, 2 हिस्से वाटर के और 1 हिस्सा जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट या गम्स का है। जी, देन इंग्लिश वेट गम मेथड सेम मेथड है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में स्टडी किया है एज अ कॉन्टिनेंटल और ड्राई गम मेथड। डिफरेंस सिर्फ क्या है कि यहाँ पे ड्राई गम है एंड और यहाँ पे इंग्लिश या वेट गम मेथड में ये वेट गम है। तो वेट गम से भी मीन कि यहाँ इस स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप पे हमने वाटर ऐड नहीं किया था, यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप में वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, प्रोपोर्शंस ऑयल वाटर और गम्स का सेम ही रहता है जैसा कि ड्राई गम मेथड में यूटिलाइज किया गया है, लेकिन ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग इज डिफरेंट। ठीक जी, और क्या ये जी, तो म्यूसिलेज जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं गम का, वो ट्वाइस इट्स वेट ऑफ वाटर के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पहले ऑयल के साथ एक 4 पार्ट्स ऑफ ऑयल 1 पार्ट ऑफ गम के साथ उसको ट्रैचुरेट किया था और ट्रैचुरेट करने के बाद उसमें 2 पार्ट्स ऐड किए थे वाटर। यहाँ पे हम गम को ट्रैचुरेट कर रहे हैं वाटर के साथ। ठीक, वाटर के साथ ट्रैचुरेट कर रहे हैं और देन ऑयल को जो है वो पोर्शंस में आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाते हैं ट्रैचुरेटेड जो हमने म्यूसिलेज बनाया है उसमें, और मजीद उसको ट्रैचुरेट करते जाते हैं। ठीक है, ऑयल ऐड करने के बाद मिक्सचर को थोड़ाली हमने मिक्स कर लेना है और दूसरे जो मटेरियल्स वगैरह ऐड कर दें वो ऐड कर देना। बाकी सारा प्रोसीजर इसी तरह का है जैसा यहाँ। ओके, देन बॉटल और फॉस बॉटल मेथड, ये मेथड यूटिलाइज किया जाता है ऐसी इमरजेंस जिनमें के वोलेटाइल ऑयल्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं। वोलेटाइल ऑयल्स या ओलिजिनस सब्सटेंसेस जो कि ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल इमरजेंस बनेंगी ऐसी, जिसमें कि जो ऑयल का पोर्शन है उनकी लो विस्कोसिटीज है। लो विस्कोसिटीज से भी मीन के उनकी पे वोलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। नहीं जी, बाकी चीज़ें तकरीबन सेम ही है। पाउडर एकेशिया को ड्राई बोतल में रखा जाता है, 2 पार्ट्स ऑयल के ऐड किए जाते हैं, फिर मिक्सचर को थोड़ाली शेक किया जाता है। ट्रैचुरेशन नहीं की जा सकती ऑब्वियसली, मोटर एंड पेसल में ट्रैचुरेशन नहीं की जा सकती, इसलिए नहीं की जा सकती कि लिक्विड हमारा जो ऑयल है वो वोलेटाइल है। इसकी वजह से एक बोतल में जो है उसे शेकिंग करके और उसको मिक्स किया जाता है अच्छे से। ठीक जी, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है उसमें ऐड किया जाता है पोर्शंस में ऐड करते करते फिर उसको मज़ीद हर पोर्शन ऐड करने के बाद उसको शेक जो है वो किया जाता है बोतल में। तब तक ये काम कंटिन्यू रहता है जब तक कि हमारे पास प्राइमरी इमल्जन जो है वो ऑब्टेन नहीं हो जाती है। प्राइमरी इमल्जन बन गई, उसके बाद फिर हम उसी तरह से फॉर्मुलेटिव एजेंट्स मज़ीद उसमें ऐड करके और उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। राइट जी, अब आपने जो चैप्टर तो आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसमें जो ओरल इमल्जेंस की जो हमारे पास इमल्जेंस हैं
मिनरल ऑयल इमल्जन, कैस्टर ऑयल इमल्जन और सेमिथिकोन इमल्जन, ये आपने जो है वो वेट कर देना। वेट किया है किसी ने? कल किसी ने वेट किया? जी, कल किसी ने रीडिंग की है भाई वर्ड चैप्टर? ओके, नहीं की। जी नहीं की, ठीक है सर। इसके अलावा एक छोटा सा पैराग्राफ जो है वो सेमिथिकोन के हवाले से, अब चूंकि आपने की नहीं है, सेमिथिकोन इमल्जन में जो इंग्रेडिएंट है मेन सेमिथिकोन, उसके हवाले से एक छोटा सा पैराग्राफ, उसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो चूंकि सरफेस टेंशन से और उसकी सरफेस टेंशन रिडक्शन के हवाले से काम कर रहा होता है, इसलिए आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए ऐड किया गया। अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपकी अपने ऊपर जो है वो मेहरबानी हो सकती है, मेरे ऊपर भी होगी, इसके साथ साथ आपकी अपने ऊपर भी एक मेहरबानी हो जाएगी। ना पढ़ें तो कोई इशू नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम इमरजेंस को जो है वो क्लोज करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो बताएं, जब तक हम अटेंडेंस मार्क कर देते हैं इस सेशन पे। सर जी सर एक्सटर्नल फेज और इंटरनल फेज में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें कि ऑयल और वाटर के मतलब एक्सटर्नल फेज में ऑयल होता है ना सर, कि वाटर होता है? नहीं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी इमल्जन बनाओगे। अच्छा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी इमल्जन बनाओगे। अगर आप वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, वाटर को, जी जी तो आप उसको जी वाटर जी वाटर में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, क्योंकि इमल्जन बनाना जी जी चाहते हैं। बिल्कुल अगर आप इमल्जन बनाना चाहते हैं तो इमल्जन का क्राइटेरिया ये है कि एक इमिसिबल लिक्विड जो है वो किसी दूसरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ऐसे लिक्विड सही में है। जिसमें जिसमें कि वो सोल्यूबल नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो अब अगर आप वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसको वाटर में तो करा नहीं सकते, उसके लिए ऑयल चाहिए एक्सटर्नल फेस। और इसी तरह से ठीक है। अगर आप एक ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हो तो उसके लिए वाटर चाहिए एक्सटर्नल फेस। तो इंटरनल फेस दोनों हो सकते हैं, एक्सटर्नल फेस भी दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक वक्त में दोनों एक ही चीज नहीं होंगे। जैसे हमने जो मल्टीपल मल्टीपल इमरजेंस जो हमने देखी थी क्लासिफिकेशन में, उसमें भी अगर हमने वाटर को मजीद डिस्ट्रीब्यूट करवाना है तो जी हमने जी देखा था कि वाटर इन ऑयल इन वाटर, अगर ड्रग हमारी वाटर है जिसको ऑयल में डिस्ट्रीब्यूट कराना था, और फिर अगर हमने एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी इंटरनल फेस की करानी है तो उसको फिर दूसरे इंटरनल फेस में एक्सटर्नल फेस में डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। जैसे वाटर इन ऑयल इन वाटर, वाटर का एक ग्लोब्यूल होगा ऑयल के ग्लोब्यूल में, और फिर वो ऑयल का जो ग्लोब्यूल है वो वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होगा। जी सर। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है, डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है सर, इधर आ जाए। जी, और कोई सवाल है?
जी कोई सवाल नहीं। चलिए, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ अगर आप इजाज़त दें। अगर आप दें इजाज़त तो हम करते हैं आपसे एक सवाल। जी जनाब, क्यों मुसलसल ये रिजल्ट है आप लोगों का? एक बात तो ये पता चल गई कि आप लोग स्टडी तो करते नहीं, चैप्टर्स तो ले लेते हैं, स्लाइड्स भी ले लेते हैं, स्टडी नहीं करते या कर नहीं पाते, या इसके लिए भी आपने यही सोच रखा है कि जब एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो जाएगी तो उसके बाद फिर कुछ करेंगे? क्या वजूहत हैं इसकी? जी भैया, आशिफ यूसुफ, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आशिफ यूसुफ हमारे साथ नहीं है। जी महा, आप बताएं। जी महा फातिमा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर अब आ रही है? जी अब बहुत हल्की सी आ रही है। सर वेट। जी सर अब आ रही है आवाज? जी जी अब ठीक। जी सर, मैंने ना ये कहना था आपसे कि जो हम सेशन एंड होते ही आप क्विज लेते हैं ना जी सर, सर ये आवाज नहीं आप आ रही। प्लीज या तो ये क्विज आप एक दिन बाद ले लें या हमें एक दिन की प्रिपरेशन का टाइम दे दे, तो हमारा जो ये 50% बेटर हो सकता है क्योंकि हम पहले से उसको प्रिपेयर कर लेंगे। सेशन के एंड होते ही एकदम क्विज होता है तो उस टाइम जितना एकदम माइंड में सारा याद नहीं रह रहा होता, तो बस काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर यही होता है कि मुझे तो मैं खुद तुक्का लगा रही होती हूँ कि मुझे ना एकदम सही करेक्ट आंसर याद नहीं आ रहा होता। तो अगर पहले से थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे उसको तो आई थिंक बेटर हो जाएगा वो। तो कल का जो टेस्ट हुआ है, कल जो क्विज हुआ है, तो परसों तो क्विज नहीं हुआ था, और कल वाले जी सर। में 80% से ज़्यादा जो है वो परसों की चीज़ें शामिल थी। इसी तरह से प्रीवियस वीक में होने वाले दो क्विजेस की मिसाल भी इसी तरह की है। सर मैं समझी नहीं क्या मतलब। देखें, कल जो हमारा क्विज हुआ है उसकी एक्यूरेसी है 41%। जी। ठीक है जी, और उसमें 80% से ज़्यादा का जो क्वेश्चन शामिल थे वो शामिल थे परसों के, जो हमने मंडे को स्टडी किया था। अच्छा। जी, और मंडे को जो हमने स्टडी किया था उसमें क्विज हमने लिया नहीं था। मंडे को तो क्विज नहीं हुआ था, और मंडे को जो हमने पढ़ा था उसका क्विज जो है हमने ट्यूसडे को किया है, और उसकी एक्यूरेसी भी 40% आई है। सर आप ना हमें बता दिया करें कि जैसे आज आप मुझे हमें बता दें कि हम आप जो है कल इस चीज़ का क्विज लेंगे तो हम उसी चीज़ को प्रिपेयर करके रखेंगे, क्योंकि सर अभी दूसरे सब्जेक्ट मतलब काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने दूसरे कोर्सेज भी लिए हुए हैं, फिर रमजान भी चल रहे हैं, तो हम लोग डेली बेसिस पे उसको कवर कर नहीं पाते। तो अगर आप हमें बता देंगे ना कि मैं कल इस वाले चैप्टर का क्विज लेने वाला हूँ या जो आज मैंने पढ़ाया है उसको कर लूँगा, तो हम उसको एक बार ये है कि टाइम किसी तरह मैनेज करके उसको पढ़ लेंगे, तो फिर ये मुझे ऐसा लगता है सर, मैं भाग्यों का नहीं कह सकती कि हो सकता है फिर बेटर इम्प्रूवमेंट आ जाए क्विज में। अच्छा, जी बाकी सर जैसा आपको ठीक लगे। ठीक ठीक। अरे ये तो आप लोगों को पता है कि एग्जाम होगा इसका, या जी सर वो तो बिल्कुल होगा। ये तो पता है ना? जी जी। ठीक है, ठीक है। चलो जी। जी भाई, और किसी का कोई है मशवरा हमारे लिए? अब्दुल हसीब। जी सर।
ये भाई क्या वजह है इसकी? मुसलसल 2 हफ्ते सर से क्या वजह है इसकी? सर अगली बार से तो मेरी इस बार क्विज में अच्छी मार्क्स आ गई। अगली बार 37 थी, इस बार 53 आई थी। अच्छा लेकिन मुझे लग रहा है सर, आप एक दिन पहले अगर हमें ये कह दें कि कल को ये तैयारी के लिए हो जाए तो ये अच्छा रहेगा। भाई देखो, सबकी अच्छी आज हो से जाएगी। आज से आप ये तमाम लोग बात अपने पल्लू से बांध लो अच्छे से कि क्विज जो है वो डेली बेसिस पे होगा। हर क्लास के बाद क्विज होगा। अब हम ये कर लेंगे कि हम उस दिन वाला जिस जिस दिन के जो कंटेंट हम स्टडी कर रहे हैं वो हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन पिछला जो है वो पिछला कहीं से भी इंक्लूड हो सकता है, कहीं से भी, ए टू जी। यानी कि जितना हम लास्ट सेशन तक पढ़ चुके होंगे वो सारा का सारा उसमें इंक्लूड हो सकता है। ओके, ये ठीक है? यस सर, जी सर ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है। तो सेम डे स्टडी का जो कंटेंट इंक्लूड करने का था वो भी आई थिंक कि आप लोगों का उसमें एग्रीमेंट जो है वो शामिल था। आप लोगों का ही वो मशवरा था। जब इनिशियल हमने क्लासेस कंडक्ट की थी तो उसमें किसी ने ये कहा था कि जी हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें बात कितनी समझ में आएगी जब हम सेम डे का कंटेंट जो है वो भी कोई इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो अब अगर आप ये कहते हैं कि जी ये वजह है तो हम ये भी इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और आई होप कि इससे इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह आ जाएगी। इंशाल्लाह सर आ जाएगी। चलो ठीक है। ओके। जी मैसेज भी आया है। सर ये सिरप में एक क्वेश्चन था, व्हाई वी मेक कंसंट्रेटेड सिरप, या इसका हम्म, क्वेश्चन इस तरह है, व्हाई वी मेक सैचुरेटेड सिरप। तो बात एक ही है ना? ये क्वेश्चन कहाँ पे था? ये क्विज में था। सर ये आपने पीछे दिया था, आपने कहा था कि खुद करना है, तो आपका क्वेश्चन था व्हाई वी मेक सैचुरेटेड सिरप, और अगर इसका क्वेश्चन यूं भी आ सकता है व्हाई वी मेक कंसंट्रेटेड सिरप। नहीं नहीं नहीं, मेरा ख्याल है मैंने ये पूछा था कि जो आपका क्वेश्चन ये था ना, व्हाई वी मेक सैचुरेटेड सिरप। नहीं, मुझे ये याद पड़ता है कि हमने जो सिंपल सिरप स्टडी किया था, नेशनल फार्मूलरी का सिंपल सिरप, तो उसमें हमने ये देखा था कि उसमें 85.5 ग्राम शुगर जो है वो ऐड हो रही थी और 43.5 ml वाटर जो है वो कंज्यूम हो रहा था और पीछे कुछ 3.5 के आसपास हमारे पास वाटर बच रहा था। आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ क्या सबको नहीं आ रही या सिर्फ किसी एक को प्रॉब्लम है? आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके ठीक है। उसमें फिर वहां पर मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो 3-3.5 ml वाटर पीछे बच गया है तो इसको भी हम कंज्यूम क्यों नहीं करवाते, कंप्लीटली 100% सेचुरेटेड क्यों नहीं बना देते हम सिरप। तो यस मैंने सर, ये तो बन गया। ये तो इसलिए हम नहीं बनाते क्योंकि अगर वाटर फ्री होगा तो माइक्रोब की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए हम लोग जो है सैचुरेटेड सिरप बनाते, इसलिए ज्यादा वो सैचुरेटेड नहीं बनाते। नहीं, आप अभी भी सवाल बात समझे नहीं। हमने ये कहा था, उसी में हमने एक बात ये भी कही थी कि हम इस सिंपल सिरप में प्रिजर्वेटिव क्यों ऐड नहीं करते। प्रिजर्वेटिव इसलिए ऐड नहीं करते कि इस लिक्विड जो सिंपल सिरप है इसमें वाटर मौजूद है, लेकिन ये वाटर 100 ml के सिरप में वाटर का जो कंटेंट बनता है टोटल, जो हमने कैलकुलेशन भी करके देखी थी, वो बनता है अराउंड 46 ml। 46 ml में से जो 85.5 ग्राम शुगर ऐड होती है वो अप्रोक्सीमेटली 43 ml वाटर के कंज्यूम कर लेता है, उसमें उसकी सॉल्यूशन बन जाती है। बाकी पीछे सिर्फ थोड़ा सा वाटर रह जाता है।
अप्रोक्सीमेटली 3 ml रह जाता है। तो वो 3 ml वाटर जो है वो सफिशिएंट नहीं होता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, इसलिए हम प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। अगर ये सिरप सेचुरेटेड नहीं होता और पीछे बहुत ज़्यादा पानी बच रहा होता तो उस वाटर के बचने की वजह से एक मीडियम प्रोवाइड होता ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, जिसके लिए फिर हमें प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ता ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना करें। लेकिन सिंपल सिरप के केस में हम ये कह रहे हैं कि जी प्रिजर्वेटिव क्यों नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला कि जी पीछे पानी इतना है ही नहीं कि ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ कर सकें। वाटर इसलिए नहीं है कि सिंपल सिरप सेचुरेटेड है, अच्छा खासा सेचुरेटेड है। उस पर फिर मैंने अपनी तरफ से एक ही सवाल रखा था कि अगर ये इतना ही सेचुरेटेड, हमने इतना तो कर ही लिया है इसको सेचुरेट, थोड़ा और सेचुरेट इसको क्यों नहीं करते, मजीद सेचुरेट इसको क्यों नहीं करते, जो पीछे सिर्फ 3 ml वाटर बचा है उसको भी क्यों नहीं कंज्यूम करवा लेते, उसके लिए भी मजीद शुगर क्यों नहीं ऐड कर लेते। समझे आप तो उसका सवाल? जी पहले ये बताएं, आपको सवाल समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। जी आप बताएं। हाँ, अब आपने क्या देखा बुक चैप्टर में, क्या देखा आपने? सर मेरे पास एक क्वेश्चन है सर, ये जो है उसमें एक लिखा था व्हाई वी मेक कंसंट्रेटेड, हम क्यों कंसंट्रेटेड सिरप बनाते हैं। कंसनट्रेट सिरप क्यों बनाते हैं? कंसनट्रेट सिरप हम इसलिए बनाते हैं कि हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो टेस्ट मास्किंग चाहिए होती है सबसे बड़ी चीज़, और दूसरी विस्कोसिटी चाहिए होती है, तीसरी पैलेटेबिलिटी चाहिए होती है। ये बात हमने सिरप्स में भी स्टडी की थी कि स्वीटनेस की वजह से चाहिए होती है। जब हम सिरप बनाते हैं उस सिरप को अगर हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे, हमने सिर्फ सिंपल सिरप बना के रख दिया है, सिंपल सिरप बना के रख दिया है। अब कोई पेशेंट आके आपसे एज अ फार्मासिस्ट आपसे ये कहता है, या कोई डॉक्टर आपको जो है वो आपसे कंडक्ट करके ये कहता है कि जी ये एंटीबायोटिक फला एंटीबायोटिक है जो कि टेबलेट फॉर्म में आती है 250 मिलीग्राम की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बिटर है, मैं एक छोटे बच्चा मेरा पेशेंट है उसको देना चाहता हूँ, आप बराए मेहरबानी ऐसा करें कि इसका जो है ना लिक्विड डोजेज फॉर्म बना के दे दें, ऐसा जो कि बच्चा आसानी से उसको पी ले। अब आप ये करेंगे कि वो जो सिंपल सिरप जिसमें कोई मेडिसिन नहीं है उसको आप यूटिलाइज करेंगे इस पर्पस के लिए, क्योंकि उसमें स्वीटनेस भी है। स्वीटनेस की वजह से वो जो यंगर पेशेंट है वो उसको लाइक करेगा। जब आप एक बिटर मेडिसिन या बिटर इंग्रेडिएंट जब उस सिरप में डालेंगे तो उस सिरप की विस्कोसिटी की वजह से, विस्कोसिटी कैसे आएगी? जब वो कंसंट्रेटेड होगा, अगर कंसंट्रेटेड नहीं होगा तो उसमें विस्कोसिटी तो नहीं आएगी। आप एक गिलास पानी में 2 चम्मच शुगर डाल देंगे तो उसकी विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? जब आप पिएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें शुगर है। विस्कोसिटी हमें इसलिए चाहिए होती है कि जो उसमें बिटर इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे उस सिरप में, उसका कंटेक्ट टेस्ट बड्स के से अवॉइड किया जा सके, और वो विस्कोसिटी की ही सूरत में होगा। अदरवाइज अगर आप एक गिलास पानी में 2 से 3 चम्मच शुगर डाल के और उसमें बहुत ही कड़वी दवाई मिला के आप पी लें तो आपको पीने से पता चलेगा कि आपकी जो शुगर थी उसने किसी तरह का कोई काम नहीं किया उस वाटर में। द रीजन बीइंग, उसका रीजन ये है कि जो बिटर इंग्रेडिएंट आपके सिरप में या उस 1 गिलास ऑफ वाटर में ऐड हुआ हुआ है उसका कंटेक्ट होगा टेस्ट बड के साथ। जब कंटेक्ट होगा तो वो अपनी बिटरनेस तो देगी। एक टेस्ट बड पे शुगर कंटेक्ट हो रही होगी, एक टेस्ट बड पे बिटर जो ड्रग है वो कंटेक्ट हो रही होगी, वो अपनी बिटरनेस प्रोवाइड करेगी। तो विस्कोसिटी ऐड करने के लिए उसको कंसंट्रेटेड बनाया जाता है, एक ये रीजन है। तीसरा ये रीजन ये हो गया कि जितनी ज़्यादा विस्कस होगी उतना टेस्ट मास्किंग भी होगी, उसके साथ साथ उसकी पैलेटेबिलिटी भी मजीद बढ़ेगी, उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो पेशेंट में मजीद उसकी बढ़ती है। राइट जी। फॉर एग्जांपल अगर आप सेवी में या ब्रेकफास्ट में जो आप जैम खा रहे हो, जैम ब्रेड पे जो जैम लगाते हैं, अगर ये जैम आपको पानी जैसा मिल जाए तो उसका कोई फायदा रहेगा? नो सर।
ये उसके रीजंस हैं। एक और रीजन उसका हमने ये कह दिया कि जी हम उसको मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे लेके जाते हैं, मैक्सिमम, फुल कंसंट्रेशन पे नहीं लेके जाते, मैक्सिमम पे लेके जाते हैं। इसलिए लेके जाते हैं कि उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स हमने देखा है कि छोटे बच्चों में प्रिजर्वेटिव्स नहीं देने चाहिए। और ये सिरप्स ऐसी चीज है जो कि ज्यादातर छोटे बच्चों के लिए, यंगर पेशेंट्स के लिए, या फिर ऐसे पेशेंट्स के लिए जो कि स्वेलो नहीं कर पाते डोजेज फॉर्म्स, सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, उनके लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव्स को चूंकि अवॉइड करना है, तो अवॉइड करने के लिए इतनी कंसंट्रेशन शुगर की रख दें कि सिरप में वाटर का कंटेंट कम से कम बचे, जो कि एज अ मीडिया एक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। जब वो कम बचेगा तो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए मीडिया प्रोवाइड नहीं हो सकेगा। थैंक यू सर। चलिए, तो इसमें हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं इस सेशन में। इसको हम जो है यहाँ क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हमारा छोटा सा टॉपिक है, आई होप कि उस एक ही सेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा। सर उसका जवाब आपने बता दिया क्या? इसका जो सर जिसमें 85% शुगर ऐड करते हैं, और जो सर 3% जो बगाया बेचती है, वो मतलब 100% कंप्लीट क्यों नहीं करते सर? ये इसका जवाब क्या बताया आपने? इसका जवाब मैंने नहीं बताया, इसका जवाब तो मैंने आपसे पूछा था। अच्छा, इसका जवाब आपने बुक में नहीं देखा, चैप्टर में मिला नहीं आपको। जो चैप्टर आपको दिया गया सिरप्स का, उसी में मौजूद है। ठीक सर, आप भी बता दें वैसे। नहीं बता, इसको इसलिए नहीं करते कि अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन आएगा, थोड़ा सा भी टेम्परेचर का अगर फ्लक्चुएशन आएगा, तो शुगर का अगर एक मॉलिक्यूल भी अगर क्रिस्टल बन गया, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा भी इजाफी वाटर मौजूद नहीं होगा, तो इसलिए टेम्परेचर की जरा सी फ्लक्चुएशन से शुगर का मॉलिक्यूल फौरन से जो है वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो सकता है। ये सारी की सारी शुगर क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं होगी, सिर्फ एक मॉलिक्यूल कोई कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ये फिनोमेना जो कहलाता है न्यूक्लिएशन, जो कि आपने होपफुली फिजिकल फार्मेसी में स्टडी किया होगा, कि जब एक मॉलिक्यूल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एज ए न्यूक्लियस एक्ट करता है बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स को भी क्रिस्टल में कन्वर्ट करवाने के लिए। थोड़ा सा टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा, एक मॉलिक्यूल क्रिस्टल बन जाएगा। एक क्रिस्टल बना, अब वो एक क्रिस्टल जो है वो पूरे के पूरे सिरप को क्रिस्टल बनवा देगा। सारी की सारी शुगर जो है वो आपकी क्रिस्टल बन के आपको सिरप में अलग से नजर आने लग जाएगी। साइडों में आप देख रहे होंगे कि गिलास में अगर कभी आपने कोई इस तरह की कंसंट्रेटेड सिरप, या कभी घर में आपने कोई इस तरह सिरप की कोई मेडिसिन आपने घर में बहुत